जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी खड़े होते थे पूरी की पूरी भाजपा वेल में उतर आती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कभी रोए नहीं। वो किसान जो बार बार जिसे धरने करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, जिन्होंने आवाज उठाई, आपने तो उन्हें भी खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा, लेकिन वो किसान इस देश का रोया नहीं, हमें मार दिया, हमें खालिस्तानी कर दिया। वाह दीदी, वाह दीदी। किसानों पे सवाल पूछना होगा तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये क्या कर पूछेंगे? अगर आपको देश में नौजवानों में सवाल पूछना होगा तो आप मोदी को नीच बुला करके बोलेंगे। क्या बात, ये बात है। जब देश में इकोनॉमी बूम कर रही है तब ये लोग प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं क्योंकि इनको पच नहीं रहा। इनको पच इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो ये 60 साल तक सोचते रहे आज वो करके दिखाया जा रहा है। इनको पच इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो इनका पूरा इकोसिस्टम था उसको ध्वस्त कर दिया गया। आपने दिल्ली की बात पे ये बोला कि 800 बच्चे के आसपास गायब हो चुके हैं, क्या आपने ये न्यूज़ नहीं सुनी कि ये चीजें न्यूज़ फेक है? ये चैनल्स पे दिखा रहे हैं, चैनल्स नहीं, आप उसको फेक न्यूज़ है। हमारे यहाँ ये भाजपा के सबसे कमजोर प्रवक्ता है, क्योंकि जब सबसे मजबूत व्यक्ति की इनको पैरवी करनी पड़े तो इससे बुरा इस देश का क्या होगा? देखो, एक तो कमजोरी और मजबूती का सर्टिफिकेट यहाँ किसी से नहीं चाहिए। देश पूरा जानता है कौन जाके हर चुनाव हारने के बाद मम्मी मैं हार गया, मम्मी चुनाव आयोग ने हरवा दिया, मम्मी मेरे को चुनाव हरवा दिया। विश्वगुरु 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 और विश्वगुरु अपने लिए 3 महिलाओं से डर गए, 3 महिलाओं से डर गए विश्वगुरु। बहुत बढ़िया, चुनाव रोते रहिए, देखते रहिए, रोते रहिए। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रवक्ता डली शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता के बीच में। दोस्तों, आज भाजपा सिद्धार्थ यादव ने कांग्रेसी डली शर्मा और आशुतोष को जमकर धोया है। दोस्तों, आजादी के बाद से इस देश में कांग्रेस लगातार 60 से 65 साल राज किया है, लेकिन एक गुजराती ने कांग्रेस को, गांधी परिवार को सत्ता से हटाकर लगातार 11 साल से विपक्ष की राजनीति करने में मजबूर कर दिया और ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रहे। इसीलिए ये लोग रोज मोदी जी को भर भर के गाली देते हैं और मरने की शाप भी देते हैं। और आज इसी पर चल रही डिबेट में कांग्रेसी डली शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कुछ अलग ही मुद्दा लेकर आए। इसकी डिबेट में फिर आज भाजपा सिद्धार्थ यादव और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने मिलकर इन दोनों को जो धोया वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। काम करने का अक्सर यही सिला मिला है, जो आगे बढ़ा है सदा वही जला है। लोकतंत्र के अंदर आलोचना की बहुत स्वागत है, पर अगर वो आलोचना अपमान में बदल जाए तो उसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। लगातार देश में देखा जाता है कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, तीसरी बार जो प्रधानमंत्री चुन करके आए हैं, विपक्ष लगातार उनको पर्सनल अटैक करना, उनको गालियां देना, उन पर आक्षेप लगाना और उनको भद्दी बातें कहने का एक क्रम चलाए हुए है। पर ऐसा किस लिए किया जा रहा है और यह सिलसिला कब से शुरू हुआ? कभी उनको यमराज कहा जाता है, कभी उनको खून की दलाली कहा जाता है, कभी उनको हिटलर, कभी उनको औरंगजेब, कभी उनको चाय वाला, कभी उनको नीच। देश के प्रधानमंत्री को लगातार इस प्रकार की भाषा वो दिखाती है कि देश का विपक्ष एक हताशा के माइंडसेट में है। पर इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि देश का विपक्ष एक एलिटिस्ट माइंडसेट में भी है। देश का विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कैसे देश के अंदर एक सामान्य परिवार से आने वाला, एक गरीब मां का बेटा, एक साधारण परिवेश से आने वाला वो देश का प्रधानमंत्री बन गया और इस देश की राजनीति की परिभाषा को उसने बदल दिया, देश की विकास की भाषा को उसने बदल दिया और इस देश की आशा को उसने बदल दिया। जब ऐसा हुआ तब इस देश के अंदर जो वाइन एंड डाइन वाले थे, जो इस देश को अपना मालिक मानते थे, जो इस देश में अपने आप को सबसे बड़ा मानते थे, वो लोग देश के प्रधानमंत्री को गालियां देने पे उतर आए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो देश के प्रधानमंत्री को अपनी मन की कुंठा से अपमानित करने पे आए। आज जब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला जाता है तो उनको नीच कहा जा रहा है। जब देश की टॉप इकोनॉमी बन रही है तो उनको मौत का सौदागर कहा जा रहा है। जब सर्जिकल स्ट्राइक भारत देश के अंदर घुस करके कर रहा है तो उनको खून की दलाली कहा जा रहा है। हम भी अंजना जी विपक्ष में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं, आलोचना का स्वागत है, पर अगर गाली देने की मशीन विपक्ष बन जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है, जो विपक्ष को रोकना है। बात तो सही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की इज्जत, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, बहुत इज्जत है, बहुत उनका मान है, बहुत उनका सम्मान है, लेकिन विपक्ष में बैठकर हम सरकार का ढोलक और मंजीरा नहीं बजा सकते। हम सवाल पूछेंगे और अगर 3 महिलाएं महिलाओं की इज्जत पर सवाल पूछना चाहती हैं, गायब होती महिलाओं पर सवाल पूछना चाहती हैं, प्रदूषण पर सवाल पूछना चाहती है, बेटियों की इज्जत आबरू पर सवाल पूछना चाहती है, तो उनका हक है। और वेल में पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई महिलाएं आई। हमेशा से जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी खड़े होते थे पूरी की पूरी भाजपा वेल में उतर आती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कभी रोए नहीं, कभी इस तरीके की चीजों के पीछे छुपे नहीं। वो देश के सवालों के लिए हमेशा खड़े रहे, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो। और युवा बैठा है, इस देश का युवा सामने बैठा है। आज 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी युवा जूझ रहा है।
हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या आपके भविष्य पर? ना जाने कहां कहां से कर्जा लेके आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं। हम सवाल नहीं पूछेंगे नौकरी पर, बेरोजगारी पर? अरे कब तक रोते रहेंगे? इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल, इतनी सुरक्षा, और उसके बाद रोता कौन है? जो इस देश की सबसे ऊंची, सबसे पावरफुल गद्दी पर बैठा है, वो व्यक्ति रो रहा है। अगर आप रोएंगे तो वो बच्चियां जिनका बलात्कार हो रहा है वो क्या करेंगी? जो परिवार जिनके बच्चे गायब हो रहे हैं, 807 दिल्ली से हो गए, देश की कैपिटल राजधानी से हो गए, वो लोग क्या करेंगे? चल झूठा। ये बेरोजगार युवा क्या करेगा जो पढ़ रहा है और आपसे नौकरी के लिए उनकी आंखें खोल खोल कर वो ये देख रहा है अब हमारी पढ़ाई खत्म होगी, अब हमें नौकरी मिलेगी? वो किसान जो बार बार जिसे धरने करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, जिन्होंने आवाज उठाई, आपने तो उन्हें भी खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा, लेकिन वो किसान इस देश का रोया नहीं, हमें मार दिया, हमें खालिस्तानी कर दिया, हमें। वाह दीदी, वाह दीदी। ये नहीं किया इस देश के किसानों ने। वो बैठे रहे बॉर्डर पर, अपनी बात उठाते रहे, अपनी बात कहते रहे। जब परीक्षा के पेपर लीक होते हैं, जब अग्निवीर जैसी स्कीमें लाते हैं, जब लगातार समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। मैं 2 लाइन का रिबॉटल दे। सारे युवा साथी यहाँ बैठे हाँ, हुए बिल्कुल, हैं। बैठे। मेरा बस एक छोटा सा आग्रह ये है, हाँ। किसानों पे सवाल पूछना होगा हाँ। तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये हाँ, कहकर जवाब पूछेंगे जवाब आप? दे रहा हूं। ये सुनिए, कहकर मेरी बात पूछेंगे मेरी बात सुनिए। आप? अगर आपको देश में नौजवानों पर सवाल पूछना होगा तो आप मोदी को नीच बुला करके बोलेंगे। क्या बात, ये बात है। नहीं, देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला होता है तो उससे थोड़ा और पीछे जाए, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला होता रहा। और मुझे तो समझ में नहीं आता, एक बार कहते हैं कि कुल्हाड़ी पर पांव दे देना, लेकिन कुल्हाड़ी पर बैठ जाने की प्रवृत्ति अगर आ जाए तो क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि वो हर बार गाली को 2 किलो 1 क्विंटल उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी को गालियों से ऊर्जा मिलती है फिर भी आप गाली देते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। और 2007 का विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से बदल गया। मौत का सौदागर ने चुनाव बदल दिया, उसके बाद नीच ने चुनाव बदल दिया, चाय वाले ने चुनाव बदल दिया। इस सब के बावजूद अगर विपक्ष के नेताओं को नहीं समझ में आ रहा है, और अगर वो मुद्दे जिनको आप कहते हैं नौजवानों के मुद्दे, देश के मुद्दे, ट्रेड के मुद्दे, डिफेंस के मुद्दे, अगर वो मुद्दे उठाने की आप में क्षमता नहीं है और बार बार नरेंद्र मोदी आते हैं अपने भाषण के बाद देश को कन्विंस कर ले जाते हैं, एक के बाद एक चुनाव लगातार वो जीतते चले जाते, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ आपका अपमान नरेंद्र मोदी के लिए जनता के जो उनकी नजर है उसमें सम्मान बनता चला जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 10 साल का प्रधानमंत्री जब खड़ा होता है 240 पे आता है, उसका बाद एक विधानसभा चुनाव, क्या आप नरेंद्र मोदी के साथ जनता का अपमान कर रहे हैं क्या? यह बड़ा मुद्दा है। एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री की कुर्सी से यहां तक पहुंचा वो एक मॉडल लेकर आता है तो आप राज्य का अपमान करने लगते हैं, गुजरातियों का अपमान करने लगते हैं। एक व्यक्ति की जाति को निकालकर आप अपमान करने लगते हैं, देखो ये तो सब कुछ बेच देगा, कारोबार कर ले जा रहा है। यानी जिस चीज की प्रशंसा देश कर रहा है, जिससे लोगों को लगता है कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, आप उस पर कहते हैं। एक व्यक्ति दुनिया के मंचों पर अगर खड़ा होता है, दुनिया के हर देश का सम्मान लेकर आता है, तो आप कहते हैं अरे ये तो कोई 10,000 वाला देश है, जेसीबी में इतने लोग खड़े हो जाते हैं। इस तरह से विपक्ष आलोचना करता है। जरा सोचिए, और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश की महिलाएं, पूरा देश उसमें जाने कितने मुद्दे हैं, लेकिन शायद मुद्दों पर राजनीति करने की विपक्ष की क्षमता समाप्त हो गई। न नेहरू जी पर ऐसे हमला हुआ, न इंदिरा जी पर हुआ, न आज तक किसी प्रधानमंत्री पर हुआ जितना नरेंद्र मोदी पर हमला किया जाता है। काश हमारी संसद एक इंसान होती तो वो जरूर कहती कि मेरा कितना अपमान रोज हो रहा है। प्रधानमंत्री जी इंसान है इसलिए वो कह सकते हैं, उनके साथ पार्टी इसलिए कह सकते हैं, लेकिन आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, संसद का जिस तरीके से अपमान हो रहा है वो मुझे लगता है आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद इतना अपमान आज तक कभी नहीं हुआ। अच्छा, इस संसद के अंदर विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया और नेता सदन वो अपना भाषण नहीं दे पाए। भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। इस पर कोई चिंता नहीं करता क्योंकि इस पर वोट नहीं मिलते। इस सदन के अंदर देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी का चरित्र हनन किया जाता है और सवाल यह किया जाता है प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग। क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या इंदिरा गांधी और क्या सोनिया गांधी का चरित्र हनन करने वालों को शर्म आई? क्या सदन में उनको बोलने से रोका गया? और अगर नहीं रोका गया तो क्यों रोका गया? क्या राजनीति इस हद तक नीचे गिर जाएगी कि सदन के अंदर एक सांसद जो सत्ता पक्ष के हों वो पूर्व प्रधानमंत्रियों के चरित्र पर हनन करें? तो फिर किसका चरित्र बचेगा? और इस संसद के अंदर अगर पूर्व सेना प्रमुख को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, जो किताब के फॉर्म में आई है, तो क्या यह माना जाए कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं? क्या यह माना जाए कि आपको पूर्व सेना अध्यक्ष पर विश्वास नहीं है? क्या यह माना जाए कि आप पूर्व सेना अध्यक्ष की देशभक्ति पर, उनके राष्ट्रवाद पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं? अगर यह है तो मुझे लगता है भारत की सेना का इससे बुरा अपमान नहीं हो सकता था। मतलब कुछ भी। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री चले जाएंगे, ये संसद बची रहनी चाहिए
और जिस स्तर का भाषण संसद के अंदर हो रहा है, जिस स्तर का भाषण प्रधानमंत्री के माध्यम हो रहा है, मुझे लगता है रोज संसद का अपमान हो रहा है। काश संसद एक इंसान होती और अपनी पीड़ा कह पाती। एक सवाल सिद्धार्थ जी से करना चाहता हूँ। अभी कमलेश जी ने बहुत अच्छा दुष्यंत कुमार जी को याद किया कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना। लेकिन उल्टा हो रहा है, दुष्यंत जी से तो बिल्कुल उलट चल रहे हैं। अब व्यक्तिगत आलोचना को ही राष्ट्र की आलोचना मान लिया है आपने। प्रधानमंत्री की आलोचना राष्ट्र की आलोचना नहीं होती, सरकार की आलोचना राष्ट्र की आलोचना नहीं होती। इसलिए बार बार ये कहना कि आपने राष्ट्र का अपमान किया है, वो मैं समझता हूँ कि उस पर ठीक से बात करूँ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये जी ने कहा, इस देश के किस नेता प्रतिपक्ष में ने संसद के बाहर खड़े होकर डेड इकोनॉमी कहा? वो मोदी की आलोचना थी या देश की आलोचना थी? इस देश के किस विपक्षी नेता ने कहा हमारे कितने विमान गिरे जब इंदिरा गांधी 1971 में जीत का सेहरा बांधा गया? राहुल गांधी लगातार देश का अपमान करते हैं। उनको लगता है कि देश को कमजोर करके डेड इकोनॉमी बना के फाइटर गिर गया, ट्रंप ने गिरा दिया, ये कह के नरेंद्र मोदी को गिरा पाएंगे। असली मुश्किल वहां। ये बात है। 2-3 सवाल जल्दी माइक मैंने पकड़ा हुआ है। तो सर जैसा कि अभी आपने बोला कि बहुत सारे व्यंग चल रहे हैं कि मोदी तेरी कबर खुदेगी। टीम लीडर्स आ जाइए, आप दोनों बैठ जाइए क्योंकि एक सवाल हो गया। बहुत सारे व्यंग चल रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी, मोदी तेरी कबर खुदेगी, एक वायरल मीम की तरह चला हुआ है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जिस देश की इकोनॉमी खुद आईसीयू में है, वहां पे मोदी की कब्र का फंड कौन कर रहा है? मैं जवाब चाहूंगा। किससे पूछ रहे हो? गमछा ला लिए हो? नहीं, मैं इनसे ही पूछ रहा हूँ। जैसे ये व्यंग चला हुआ है कि इस पे कोई भी फैक्चुअल मतलब एक फैक्ट नहीं है इसका, कि जो भी आप क्वेश्चन बोल। डॉली जी की तरफ हो, इधर हो, तो फिर गमछा आप बदलोगे सवाल पूछने के बाद? नहीं, चलो गमछा बदलो, गमछा बदलो। अंजना जी उनकी गलती नहीं थी, राहुल गांधी टाइप थे, थोड़ा समझ में नहीं आया किस तरफ जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन डॉली जी से है। मैं उनसे सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली की बात पे ये बोला कि 800 बच्चे के आसपास गायब हो चुके हैं। क्या आपने ये न्यूज़ नहीं सुनी है कि ये चीजें न्यूज़ फेक है? क्या आपने किस सोर्सेज से ये बोला कि 800 बच्चे के आसपास गायब हैं? सभी चैनल्स पे दिखा रहे हैं। चैनल्स नहीं, आप उसको फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि क्या निजी आलोचना को देश की आलोचना बना रही है भारतीय जनता पार्टी? जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। निजी आलोचना देश की आलोचना नहीं है, पर समस्या यह है कि देश की आलोचना भी तो की जा रही है। अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे डेड इकोनॉमी, मोदी को थोड़ी कहा, देश को कहा। आप 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, देश आजाद हुआ, हम 6th लार्जेस्ट थे, इनका काल आया, हम 11वें पे चले गए। 10 साल ये सत्ता में रहे, हम 11वें पे ही रहे, आज हम 3रे पे जा रहे हैं, तो ये डेड इकोनॉमी कहेंगे। ये किसकी आलोचना हो रही है? पर मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने समय में, देखिए ये कंफ्यूज मत करिए। सब युवा यहां बैठे हैं, बहुत आसानी से कहा जा रहा है हम तो मुद्दे उठाना चाहते हैं, हम तो अच्छे अच्छे मुद्दे उठाएंगे, हम युवाओं की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। देश में जब सबसे कम एनपीए हैं, जब देश की इकोनॉमी फैंटास्टिक 5 में है, जब देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, जब देश में इकोनॉमी बूम कर रही है, तब ये लोग प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं क्योंकि इनको पच नहीं रहा। इनको पच इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो ये 60 साल तक सोचते रहे, आज वो करके दिखाया जा रहा है। इनको पच इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो इनका पूरा इकोसिस्टम था उसको ध्वस्त कर दिया गया है, और यहां पे खड़े होकर के नैरेटिव गढ़ने का काम करेंगे। कोई नैरेटिव की बात नहीं है। ये मैं कड़े शब्दों में कहता हूं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ में आया? ये भाजपा के सबसे कमजोर प्रवक्ता हैं, क्योंकि जब सबसे मजबूत व्यक्ति की इनको पैरवी करनी पड़े तो इससे बुरा इस देश का क्या होगा? इससे बुरा हमारे देश का प्रधानमंत्री एक तो विश्व गुरु बन रहे, विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, और विश्व गुरु अपने लिए 3 महिलाओं से डर गए, 3 महिलाओं से डर गए। विश्व गुरु 3 महिलाओं से डर गए। ओम बिरला जी आए सामने डिफेंड करने, ये डिफेंड कर रहे हैं। बताइए, विश्व गुरु सबसे मजबूत गद्दी पे बैठा व्यक्ति, विश्व गुरु। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। डॉली जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आप कह रहे थे व्यक्तिगत नहीं, अभी आपने कहा कि ये बीजेपी के सबसे कमजोर प्रवक्ता है। बात यहां भी व्यक्तिगत रूप से आप आ गई। मेरे को एक तो कमजोरी और मजबूती का सर्टिफिकेट यहाँ किसी से नहीं चाहिए। देश पूरा जानता है कौन जाके हर चुनाव हारने के बाद मम्मी मम्मी मैं हार गया, मम्मी चुनाव आयोग ने हरवा दिया, मम्मी मेरे को चुनाव हरवा दिया, मम्मी मैं चुनाव नहीं जीत पा। ये कौन करता है देश में? ये पूरा देश जानता है। मैं तो इनको सलाह देता हूं, आप मोदी को गाली देते जाइए, देश की जनता मोदी को जिताती जाएगी, देश को विकसित भारत बनाती जाएगी, और ये विश्व गुरु देश बनेगा। आप देखते रहिए, खड़े रहिए और देखते रहिए। बहुत बढ़िया, रोते रहिए, देखते रहिए, रोते रहिए।
दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता के बारे में, कांग्रेसी डली शर्मा के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।